इलिस्ट्रेशन 1 होमवर्क में पढ़ो एक जना। क्या बताना था उसमें हमें? पर्सनल रियल नॉमिनल बताना था। पॉइंट नंबर 1 कैश किस में आता है? रियल अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 बैंक किस में आता है? पर्सनल अकाउंट। पॉइंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हुई और सारी लायबिलिटी किस में थी? पर्सनल अकाउंट में। पॉइंट नंबर 4 सेल्स इनकम हुई नॉमिनल अकाउंट। पॉइंट नंबर 5 एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, तो ये 6 एसेट में से एक था पर्सनल। आगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी रियल अकाउंट। आगे बेटा बोलिए। है बेटा? अरे लीज पे मतलब 100 साल के लिए किराए पे ले रही कोई जगह, तो बेनिफिट 100 साल तक मिलेगा ना, तो वो एसेट हो गया। सही है ना? आगे बढ़ो। ड्राइंग 6 एसेट्स में से एक था। आगे बढ़ो बेटा, यहां पे ध्यान दे लो अब जरा, बातें बंद करके सब। हाँ, डिस्काउंट रिसीव इनकम हुआ नॉमिनल। आगे बढ़ो। बैड डेब्ट लॉस हुआ नॉमिनल। आगे बढ़ो। रिटर्न ऑफ ही लिखा होता है बेटा लॉसेस के साथ। आगे बढ़ो। परचेज खर्चा हुई नॉमिनल अकाउंट। आगे बढ़ो। बैड डेब्ट रिकवर मतलब मरा हुआ पैसा मिल रहा है, इनकम हुई है हमारी, तो ये भी नॉमिनल। आगे बढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, रियल। आगे बढ़ो। कैपिटल लायबिलिटी है, सारी लायबिलिटी किस में आती है? पर्सनल। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट पेड हो या रिसीव, इनकम या एक्सपेंस होगा, और इनकम एक्सपेंस है तो किस में? नॉमिनल। आगे बढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। आगे बढ़ो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? पर्सनल में आते हैं, एसेट होते हैं। आगे बढ़ो। खर्चा हुआ कैरेज, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड, नॉमिनल। आगे बढ़ो। गुडविल एसेट है, रियल। आगे बढ़ो। खत्म। कितनों ने ठीक करा ये क्वेश्चन? होमवर्क करके कितने जने आए हो? हाँ जी, होमवर्क किया है? क्यों? तो होमवर्क तो किसी से मांग भी सकता था। काम करने की चाहत होनी चाहिए। बताओ क्या बोले? ग्रुप में तो बाद में करूंगा ज्वाइन दोबारा। और कौन सी इलिस्ट्रेशन थी? टू भी तो थी शायद। 2 में क्या मांगा है उसने? पर्सनल रियल नॉमिनल मांगा है। अब की बार एक काम कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं। एक सेकंड रुक जाओ, कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ दो, लिखा क्या है? State the nature of account, personal real nominal, and show which account will be debited and which will be credited. ठीक है, वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। चलो बोलो। रेंट रिसीव इनकम हुआ तो किस में जाएगा? नॉमिनल में, और क्योंकि ये इनकम है इसलिए ये क्रेडिट। आगे बढ़ो। मशीन रियल में, मशीन एसिड है तो इसका नेचर डेबिट। गुड्स खर्चा होता है, परचेज, नेचर डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी है,
तो नेचर क्रेडिट। तो रेंट पेड खर्चा है तो नॉमिनल में आएगा, और खर्चा है तो डेबिट। इनकम हुई नॉमिनल में आएगी, क्रेडिट। बिल्डिंग एसेट हुआ, सोल्ड कर रहा हूं, सेल करने पे एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट में, क्योंकि बिल्डिंग सोल्ड है। डिस्काउंट देने पर खर्चा हुआ है मेरा, खर्चा डेबिट में। आगे बढ़ो। गुड्स बेचने पर सेल इनकम हुई, क्रेडिट। बस एसेट सोल्ड ये तो रहा। और भी है इसमें से कोई, इस चैप्टर से और भी कोई होमवर्क था? उसमें क्या मांगा है? मॉडर्न, और पूरा पढ़ दो, लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, बोलो। बिल्डिंग नेचर एसेट, और बढ़ने पर क्या होता है ये, मैं डिक्रीज का भी बता दे रहा हूं, क्रेडिट। सही है, आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स नेचर से क्या होती हैं? लायबिलिटी। इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। कैपिटल, ये लोग कैपिटल को लायबिलिटी ना कह के कैपिटल ही बोलते हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। आगे बढ़ो। परचेज नेचर के हिसाब से हुआ एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कम होता है तो क्रेडिट। कैरेज नेचर के हिसाब से एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट। कैश नेचर के हिसाब से एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। आगे बढ़ो। रेंट रिसीव नेचर के हिसाब से इनकम बना, पर ये लोग इनकम नहीं कहते, ये लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू। बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट पेबल, जिस चीज के साथ पेबल लिख गया वो बन गई लायबिलिटी, मतलब फ्यूचर में पे करना है, तो क्या बन गई वो? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट नेचर से क्या है? ये भी लायबिलिटी, बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है डेबिट। डेटर्स क्या होते हैं नेचर से? एसेट, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। एक्रूड इनकम नेचर से एसेट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। इंटरेस्ट अर्न मतलब कमा रहा हूं, तो रेवेन्यू बोलते हैं लोग इनकम की जगह। बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। खत्म। ये तो था चैप्टर 6 का होमवर्क। ये तो कर सकता था, इसमें क्या समझ नहीं आया अभी? अब कोई डाउट है? तुझे थोड़ा बहुत ध्यान है कुछ? कोई चैप्टर है जो मुझसे सीखना है? बता दे सोच के। अभी आती है नॉर्मली? ठीक है। अब आ जाए कैश बुक के होमवर्क पर। लॉक कर दूं? कितने लोग करके लाए थे ये वाले चैप्टर का होमवर्क? बस। हाँ जी अकुल जी, अर्नब, क्यों नहीं कर रहे होमवर्क? करा है? तूने करा? नहीं भाई, मैं अभी तो लिख रहा हूं।
सुनिए, कैश बुक का होमवर्क करा रहा हूं। डबल बनाओ ट्रिपल? मानवी जी ध्यान दो, सिंगल कॉलम से तो तुम्हारे नंबर ही नहीं आएंगे भाई। 6 नंबर का आएगा, बस छोड़ दो, केवल 6 नंबर का एक क्वेश्चन। अब बताओ क्या करें, करें नहीं करें अब मेहनत इस पे? हाँ जी, तो कैश बुक ये भी आसान चैप्टर है, सीखना। एक आध पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट इसमें आसान होते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कैश और बैंक क्या होता है, एसेट होता है। तो जब जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट में साइड में लिख दो, और कम होंगे तो क्रेडिट साइड में लिख दो। वो डेबिट साइड है, क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस इनका डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट है, पर बैंक का क्रेडिट भी हो सकता है अगर वो ओवरड्राफ्ट हो। बता चुका है सारी बातें। चलो बताओ होमवर्क में कौन कौन सी इलस्ट्रेशन दी थी? 5 और 7। तो पहले 5 करते हैं, बोलिए। कैश बुक, कोई ग्रुप में रिसेंड कर दो। तूने मुझे अपना नंबर नहीं भेजा बेटा, कोई रिसेंड करो। सब कुछ हो गया, बिक भी गई, तो दोनों साइड पे तो बैलेंस शीट ही निकालना बच्चे इन दो मशीनों का, बस। हाँ खत्म, हाँ और छोड़ देंगे। बड़ा मुश्किल था चैप्टर, अभी तो एक ही क्वेश्चन कराए, जब तेरे पे हो गया करें आगे। कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन बताओ, पढ़ो वेदांश। एक सेकंड, ये कौन सी इलस्ट्रेशन है कैश बुक की? इलस्ट्रेशन 5। हाँ जी बोलो। कैश इन हैंड, डेट क्या है? 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 88,000। आगे कैश एट बैंक भी दे रखा है 1/10। गुड्स खरीदने पर पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। बाई परचेज अकाउंट बोलो। 14,000 चेक से पैसा जा रहा है तो बैंक में। बेटा यहां ध्यान दे लो प्लीज, आगे बढ़ो। अप्रैल 9 कैश परचेज ऑफ 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। 9 अप्रैल फिर परचेज किए हैं गुड्स, कितने के गुड्स खरीदे हैं? कितने ट्रेड डिस्काउंट पर? तो 15,200। कैश में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि चेक लिखा नहीं है। अप्रैल 10 फिर पैसा जा रहा है
बाई कोरियर चार्जेस। 1000। आगे बढ़ो। अप्रैल 12 कैश सेल्स डिपॉजिट बैंक। कैश में गुड्स बेच रहा हूं, पैसे आएंगे और साथ के साथ बैंक में गिर दिए हैं तो सीधे बैंक में लिखो। कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख। आगे बढ़ो। 14 अप्रैल ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। बैंक बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है 14 अप्रैल। बाई ड्राइंग कैश जा रहा है, बैंक से जा रहा है। कैश कितना? 8,200। आगे बढ़ो। 15 अप्रैल रिसीव्ड फ्रॉम नरेश लेटर कैश 6000 एंड चेक 10,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,000 बोथ डिपॉजिट बैंक। तू किससे पैसा आ रहा है? नरेश कितना? कैश 6000 चेक 10,000 एंड बोथ डिपॉजिट इनटू बैंक है तो सीधा बैंक में लिखो ना 16,000। क्यों अलग अलग करके लिखना जब बैंक में ही जमा हो रहे हैं तो दोनों? सही है ना? आगे बढ़ो। 15 अप्रैल कौन सी अप्रैल? पैसा आ रहा है यहां, पैसा जा रहा है यहां, बस इतना ही है। कौन सी अप्रैल? 15 बोलो। विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला बेटा, यहां ध्यान देना जरा। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रॉ फ्रॉम बैंक क्या बेटा? अभी इस क्वेश्चन के बाद चेक करता हूं, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन के बाद बैंक से पैसा निकालने पर बिजनेस में क्या बढ़ेगा? कैश। कैश एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और कहां से पैसे कम होंगे? बैंक एसेट कम होगा तो कैश के डेबिट साइड में लिखूंगा कितने रुपए? 16,000। और नाम आता है अपोजिट का। इसके अपोजिट में कौन है? बैंक। डेट क्या थी? 15 अप्रैल। सही है बेटा। बैंक क्या हो रहा है? तो बैंक के क्रेडिट साइड लिखूंगा, नाम आएगा अपोजिट का। अब ध्यान से देखो, ये सेम एंट्री दोनों साइड में है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो जब सेम एंट्री दोनों साइड हो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं उसे? कॉन्ट्रा। सही है। ये अलग एंट्री थी। पैसा निकालने पर कैश बढ़ेगा, बैंक कम होगा। बढ़ रहा है तो डेबिट में, कम हो रहा है तो क्रेडिट में। कैश के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में। सही है। आगे बढ़ो। 16 अप्रैल पेड वेजेस। पैसा जाएगा बाई वेजेस अकाउंट कितने रुपए? 6000। आगे बढ़ो। 16 अप्रैल पेड है। फिर पैसा जा रहा है बाई रेंट अकाउंट कितना? 10,000। आगे बढ़ो। 19 अप्रैल पेड एडवांस टू पवन बैंक। बाई एडवांस टू पवन, चेक से दे रहा हूं ना। कितना? 50। आगे बढ़ो। 23 अप्रैल रिसीव द चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। कौन सी अप्रैल? 23 अप्रैल को गुड्स बेच करके पैसा आ रहा है, चेक से आ रहा है। हाँ। कितने रुपए? 16,000। 16,000। ये सुभाष से आया था। आगे बढ़ो। 25 अप्रैल पेड टू अमन कैश 16,000 कैश 6,000 एंड 10,000 का चेक। ये अलाउड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का तो कुछ कर देनी। पेड हो रहा है, अमर को कैश कितना दे रहा हूं 6,000 और चेक 10,000। आगे बढ़ो। 26 अप्रैल मनीष कस्टमर डिपॉजिट टू बैंक। एक कस्टमर ने हमारे खाते में पैसे जमा करा है तो पैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? और पैसे कहां जुड़ जाएंगे? खाते में। कितना? 12,000। डेट क्या थी? 26 अप्रैल। आगे बढ़ो। 30 अप्रैल बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज लगाता है तो खाते से पैसे काटता है। बाय बैंक चार्ज कितने रुपए? 2,000। खाते से पैसे कम। आगे बढ़ो। अप्रैल 30 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? ड्राइंग होती है ना? इनकम टैक्स क्या होता है? ड्राइंग। कहां से? बैंक से। कितना? 10,000। आगे बढ़ो। ये मुश्किल है, ये तो आसान चैप्टर है।
अब दोनों साइडों का टोटल होना चाहिए बराबर। दोनों साइडों का टोटल होना चाहिए बराबर। अब जो भी बैलेंस बचे इस साइड, आखिरी दिन इस साइड बचे तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, और अगर इधर बचे तो भी बैलेंस कैरी डाउन। अब किस साइड लिखते हैं बैलेंस? जिस साइड अमाउंट कम पड़ रहा हो। अब देखो इधर कैश का टोटल बताना कितना बैठ रहा है, 1,04,000, और इधर देखो कितना बैठ रहा है, 23, 1, 24, 6, 30, 10, 40, 6, 46,400। किस साइड कमी है? यहां, तो डिफरेंस लिख दो बस। देखना 57,600 है। कोई डाउट बेटा? ऐसी बैंक में करना है। 2,10 और 32, 2,42 और 12, 2,54। इधर करो 30, 80, 90, 1,02,000। यहां पे कमी बैठ रही है, कोई मुश्किल है? और ये बैलेंस सीडी आगे लिख देते हैं हम टू बैलेंस बीडी करके, और खत्म। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा है, एग्जाम का क्वेश्चन इससे थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। कुछ पूछना है तो पूछो इसमें। कितनों ने करा था कैश बुक का होमवर्क? कितनों का बिल्कुल ठीक है? गलती किस किस की है? क्लियर है? गलती पकड़ में आ चुकी है ना? इसीलिए मैं चेक कराता हूं, बस आप लोग होमवर्क करें और गलती पकड़ लें अपनी। ठीक है? हाँ, कॉन्ट्रा का मतलब होता है एक ऐसी एंट्री जिसके दोनों इफेक्ट एक सेम पेज पर हो। अब तू बैंक से पैसा निकाल रहा है, दुकान है तू, तो दुकान में क्या बढ़ रहा है और कहां से पैसे कम हो रहे हैं? कैश भी इसी पेज पर है और बैंक भी इसी पेज पर है, दोनों इफेक्ट सेम पेज पर है, इसलिए इसे कॉन्ट्रा का। अब कैश एसेट है, बढ़ रहा है तो किस साइड लिखूं? डेबिट। तो देखो कैश में डेबिट में लिखा होगा। बैंक कम हो रहा है तो किस साइड लिखूं? क्रेडिट। तो बैंक की क्रेडिट, ये कॉन्ट्रा है। सही है? हाँ, वो उसे कॉन्ट्रा कहते हैं। ला तू चेक कर अपना फटाफट, फिर मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। तो भाई ये बैलेंस शीट यहाँ पे वीडी का बना है, तो ये बीच में बंद क्यों कर रहे हो? मत करा करो, लाइन अंदर खींचते हैं, गड़बड़ हो जाएगी इसकी वजह से। फिर पहले दिन ही बेका M1 160 50, M2 कितने की थी? 1,00,000। ये 12,500 कैसे बचा? अच्छा 92,500 है। दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आ रहा। अबे इसका टोटल करके बाहर तो लिख, इसका टोटल करके बाहर लिख। अरे तू इसलिए तो देख खुद कंफ्यूज हो गया ना, मैंने कही थी ना यहाँ लाइन मत खींच, यहाँ खींच। अब देख जरा टोटल, हाँ, तो इसमें ये भी प्लस होगा और क्या ये बराबर आएगा पक्का। सर दोनों साइड ये बारह टोटल ये यार इन ये लगेगा बस हाँ चलो जाओ ना सर जाओ। एक तो दूसरा क्वेश्चन होगा हाँ बेटा सुनिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में एक पॉइंट टफ है और उसी की वजह से क्वेश्चन दिया है मैंने।
कौन सी इलिस्ट्रेशन है अगला? 7। पहले सभी लोग शांत हो जाएं। करें शुरू। बोलिए। 1 अप्रैल कैश इन हैंड 12,000। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। ओवरड्राफ्ट एट बैंक 1.5 लाख। ओवरड्राफ्ट लिखते हैं क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस बीडी लिखना है वो लिख दो, या बाई बैंक ओडी लिखना है वो लिख दो। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो जाता है इसलिए वो क्रेडिट पहुंच जाता है। ठीक है बेटा। कितने रुपए? 1.5 लाख। आगे बढ़ो। 3 अप्रैल कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख। मालिक और पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। टू कैपिटल अकाउंट बोलो। कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख आउट ऑफ विच 1,60,000 इज माय चेक इज इक्वल टू बैंक। तो 40,000 रुपए कैश में हुआ और 1,60 बैंक में हुआ। ऐसे वो मिलकर 2 लाख कैपिटल थी उसकी। सही है। आगे बढ़िए। 4 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ट्रेडर्स फॉर 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000 अगेंस्ट चेक। गुड्स खरीद रहा हूं 4 अप्रैल बाई परचेज अकाउंट। कितने के गुड्स खरीदे हैं? 30,000 के गुड्स खरीदे लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000 तो 28 के गुड्स खरीदे यानी बाय चेक। चेक से, तो यानी बैंक में। आगे बढ़ो। 4 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम पारस अगेंस्ट कैश। फिर गुड्स खरीद रहा हूं 5 अप्रैल फिर बाई परचेज अकाउंट। कितने के? 40,000 कैश में अब की बार, तो कैश में लिख दो। आगे बढ़ो। 5 अप्रैल सोल्ड गुड टू मोहन 50,000। 5 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू मोहन 50,000। आगे बस। तो टू सेल्स किस में लिखूं? लिखूंगा ही नहीं। अरे जब नाम लिखा होता है, अब क्वेश्चन नहीं बताता कैश है उधार, तो क्या मानते हैं? उधार की सेल है। जब उधार में माल देखोगे तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो लिखूंगा ही नहीं इसमें। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखूंगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखूंगा। उधार में माल देखने पे बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? जब कुछ नहीं हो रहा तो जबरदस्ती क्यों लिखूंगा? लिखूंगा ही नहीं। सही है। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। 6 अप्रैल रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 24,500 आफ्टर वैल्यूम डिस्काउंट 500। टू राकेश कितने का चेक आ रहा है? 24,500। 24,500 6 अप्रैल। ठीक है बेटा। जब पैसा आएगा या जाएगा तभी लिखते हैं, अदरवाइज लिखते ही नहीं है कैश बुक में। ठीक समझ में आ गया? वो वाली ट्रांजैक्शन क्यों काटी है मैंने? उधार में माल देखा है तो ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। आगे बढ़ो। 10 अप्रैल चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिट टू बैंक। अरे यार एक दिक्कत हो गई, वो तो मैंने जानबूझ के करी है। वैसे क्या दिक्कत हो गई? चेक आया था चेकों पर बैंक में जमा कब हो रहा है? 10। तो जब चेक बाद में जमा होता है तो जिस दिन चेक लिखता है हम उस दिन नहीं लिखते हैं। फिर हम कब लिखते हैं? जब चेक जमा होता है। और किस नाम से लिखते हैं? चेक इन हैंड के नाम से लिखते हैं। ठीक है। अगर चेक रिसीव अलग डेट पे हो रहा है और डिपॉजिट अलग डेट पे हो रहा है तो फिर कैश बुक में किस दिन लिखना है? जिस दिन डिपॉजिट। और किस नाम से? चेक इन हैंड। तो ये गलती हुई नहीं थी, ये जानबूझ के छोड़ी गई थी। ये काट के दिखा सकूं बेटा मैं आपको। क्लियर है? आगे बढ़ो। 12 अप्रैल सेटल्ड द अकाउंट ऑफ सेज प्रिंटर्स ऑफ 7,700 बाय पेइंग कैश 6,800। तेज प्रिंटर को हम पैसा दे रहे हैं कितना? ये 6,800। तो हमें तो उससे मतलब है। आगे बढ़ो। 12 अप्रैल कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 47,500
इन सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट 50,00,000 मोहन से कितना कैश कैशर है चेकर है? कैश कितना? 47,500 आगे बढ़ो। अब 16 अप्रैल received 10,000 from firm whose account of the visa was written off as bad debt। मरा हुआ पैसा मिल रहा है कब? 16 अप्रैल जब पैसा आता है तो डेबिट में, मरे हुए पैसा मिलता है तो उसे क्या नाम देते हैं? बैड डेट। कितने रुपए मिल रहे हैं? 10,000 चेक से तो नहीं है? नहीं, आगे बढ़ो। 17 अप्रैल received from Murli on behalf of Manohar 17 अप्रैल को मनोहर से पैसा आ रहा है, कितना? 2,000 कैश है चेक है? तो कैश है, आगे बढ़ो। 19 अप्रैल received check for 8,000 from Mukesh was endorsed to Nitin। हाँ भाई, मुझे मुकेश से चेक आया और मैंने नितिन को दे दिया, तो मेरे खाते में पैसे बढ़ेंगे कम होंगे? कुछ होगा ही नहीं, चेक आगे चला गया ना, मेरे बैंक तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर। आगे बढ़ो। 20 अप्रैल sold old furniture for 7,000 payment received in cash। टू फर्नीचर कितने का? 7,000 कैश में आ रहा है। आगे बढ़ो, मुश्किल चैप्टर नहीं है तो आसान चैप्टर है। 25 अप्रैल withdrawn from bank 25 अप्रैल विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब देखो कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हाँ, तो हमारे पास ही पैसे कम भी होंगे बढ़ेंगे भी। कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा। तो कैश के डेबिट में कितने रुपए? 20,000 और बैंक के क्रेडिट में, बैंक के सामने लिखूंगा कैश और कैश के सामने लिखूंगा बैंक, और एंट्री दोनों तरफ आ रही है तो कॉन्ट्रा। डेट बता दो। 25 अप्रैल आगे बढ़ो। 25 अप्रैल drew from bank for personal expenses 10,000 and एक सेकंड, पर्सनल एक्सपेंस के लिए है ना ड्राइंग, कहां से निकाले हैं? bank कितने? 10,000 आगे बढ़ो। and for income tax 5,000 वो भी इनकम टैक्स भी तो ड्राइंग ही है। आगे बढ़ो। 28 अप्रैल संजीव who owed 4,000 become bankrupt and paid 60 पैसे ना रुपी। तो संजीव से 60% पैसा मिल रहा है। कौन सी अप्रैल? 28 टू संजीव, कितने रुपए थे उसके ऊपर? 4,000 60% मिलेगा, 2400। आगे बढ़ो। 28 अप्रैल received repayment of a loan advance to Ram 3,000 and deposit out 25,000 into bank। राम से रिकवरी हो रही है लोन की, कितने रुपए मिल रहे हैं? 30,000 30 में से बैंक में कितने गिर दिए? 25 तो 5 कैश में रह गए। आगे बढ़ो। 30 अप्रैल इंटरेस्ट डेबिटेड इनटू बैंक। बैंक जब डेबिट करता है तो मैंने बताया था खाते से पैसे काटता है बाय इंटरेस्ट। कितना? ये मैंने बीआरएस में पढ़ाई थी ना बात। आगे बढ़ो। 30 अप्रैल डिपॉजिटेड विद अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से सभी बच्चे सुन लो, मुझे तो पता है क्या है पॉइंट, आप लोग ध्यान दे के सुनो, पढ़ो क्या लिखा है, वो क्या कहना चाहता है मुझे बताओ। deposited with bank the balance after retaining 20,000 at office। Deposited with bank the balance after retaining 20,000 at office। मतलब पता है क्या है, मेरे गल्ले में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, उसमें से कितने रिटेन करने हैं? 20,000 रुपए दुकान में रखकर बाकी पैसा बैंक में जमा कर दो, वो ये कह रहा है। पर उसके लिए क्या पता होना जरूरी है, गले में कितने पैसे पड़े हैं, है ना? तो ध्यान से देखो कितना पैसा पड़ा है। ये पैसा आया था गले में कैश में और ये पैसा गया, तो बता सकते हो कितना पैसा पड़ा है अभी भी? ये आने वाला पैसा है, ये जाने वाला है, तो नहीं बता सकते कितना पैसा है गले में अभी? तो बताओ
12 और 40 52, उन्हें जोड़ो और इसे लेस कर दो तो पता लग जाएगी कितना पैसा भी गल्ले में है। तो नींद आ रही है। और बेटा नेक्स्ट क्लास में मैंने फीस की डिटेल भेजी हुई है, सब लोग प्लीज अपनी अपनी फीस डिपॉजिट कराएं कल परसों में जरूर। मुझे रेंट वगैरह भी देना होता है, मेरे भी पूरे एक्सपेंस होते हैं बेटा। करा नहीं करा? मैंने कहा 1,09,100। किस साइड का? इस साइड का बता रहा है डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,09,100। अब इसमें से ऑफिस में कितना पैसा बचा के रखना है? 20,000 बचा के रखना है। तो फालतू पैसा कितना पड़ा है? 89,100। ये बैंक में डिपॉजिट कर देना है। क्या कर देना है बैंक में? तो जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो दुकान से क्या कम हो जाएगा? दुकान से कैश कम हो जाएगा। और कहां पैसे बढ़ेंगे? बढ़ते हैं डेबिट, कम होते हैं क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में लिखो और बैंक के डेबिट में लिखो। बैंक के सामने क्या लिखूंगा? टू कैश। और कैश के सामने क्या लिखूंगा? बाई बैंक। और दोनों तरफ आ रही है तो कॉन्ट्रा। कोई डाउट है? और फाइनली बैलेंस सीडी करना आता है। अब दोनों साइडों का डिफरेंस बेटा पेनल्टी, इधर बैलेंस बचेगा तो बाई बैलेंस सीडी, और इधर बचे तो टू बैलेंस। ये आता है ना करना? तो नहीं बेटा, बैलेंस जो बचकर आता है उसे सीडी बोला जाता है। अब वो डिपेंड करता है ना किस साइड बचेगा। कोई डाउट था इसमें? अब अगला क्वेश्चन होमवर्क में क्या था? लेजर का क्वेश्चन था। कितने जने करके लाए हैं लेजर? बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं ही करूंगा तो पेपर भी मैं ही दे लूंगा क्या सबके? तो मैं लेजर का होमवर्क नहीं करा रहा हूं, मैं कोई और चैप्टर का एक आध क्वेश्चन बता रहा हूं और उसे आज होमवर्क में फिर जोड़ूंगा। जब आप होमवर्क करके लाएंगे लेजर तभी कराया जाएगा। सही है? तो आज हेडिंग लिख लो, कैश बेस एंड एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस एंड एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। और शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा आज अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो भी जोड़ूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 का ये, 4 का ये, 7 नंबर की कवरेज है ये जो मैं आप समझाने जा रहा हूं हाफ एली के लिए। ये तुम्हें भी समझ में आ जाएंगी दोनों चीजें। अगर वो अच्छी है तो वो अपने आप ही मैं कराने जा रहा हूँ, अगर अच्छी नहीं है तो फिर शायद मैं ना करा रहा हूं। कर दो रवि, और मेरे को कल होमवर्क चाहिए और फीस भी। सही है? दोनों चाहिए मतलब। हाँ क्या कह रहा है? कल आना है 6 बजे बेटा। हाँ ऐसा है, अगर टाइमली थोड़ा सा निपट जाएगा ना, आखिर की 2-3 क्लास में पेपर सा रख लूंगा 3 घंटे का। आखिरी के 28 तारीख को 29 को चेक करा दूंगा, वो 30 का पेपर है ही।
हाँ जी, सबसे पहले चलो सुनो, चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आज ये होमवर्क में दिया जाएगा। तो मैं देने से पहले बता भी दे रहा हूं एक बार, 3 नंबर हमारे यहां से फिक्स हो जाएंगे एग्जाम में। ये 3 नंबर का आएगा श्योर, शॉर्ट गारंटेड। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, सही है, पक्का। तो एक तो ये तैयार कर रहे हैं आज। अभी इससे पहले जो हमने करा था 9 नंबर का वो फिक्स था, 6 नंबर का कैश बुक, 3 नंबर का रूल वो भी पक्का था। अब 3 नंबर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो देखो बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे तो मैं बिना फॉर्मूले के भी आपको ये करा सकता हूं, पर स्कूल में हमसे फॉर्मूला मांगते ही है, बिना उसके वो मानते नहीं है कि आंसर सही है। तो यहां पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, ध्यान करो, क्लोजिंग कैपिटल के। क्या थे 2 वो फॉर्मूले? अब रिवीजन करा रहा हूं तो मैं थ्योरी पे तो जा नहीं रहा हूं, मैं तो बस होमवर्क कर सको इतना बता रहा हूं, तो थ्योरी पे तो मैं जा नहीं रहा हूं। एसेट माइनस, हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखते हैं बुक में, चाहे लायबिलिटी लिखा हो, ठीक है, हमें क्या लिखना है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और क्लोजिंग कैपिटल का ही एक और फॉर्मूला होता है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के आखिरी दिन की कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल साल की शुरुआती कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल साल के बीच में और क्या नई कैपिटल लगी, प्लस प्रॉफिट। जाहिर सी बात है अगर लॉस दिख जाए तो क्या होगा? माइनस होगा बेटा, ये तो अंडरस्टूड है। फिर और माइनस ड्राइंग, माइनस ड्राइंग, जहां पर कि बेसिकली प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। तो अगर किसी क्वेश्चन में रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखे हो तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दो, क्या आ जाता है? प्रॉफिट। ठीक है, अब इन 2 फॉर्मूला का यूज करना है शॉर्ट क्वेश्चन में हमें, और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब वो मांगेगा क्या? ध्यान दीजिएगा बेटा सभी, क्वेश्चन हमसे मांगता है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अवनीश जी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तो ओपनिंग कैपिटल किससे निकलेगी? ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं? ये वाला लगाऊं? क्यों? निकालनी तो ये है ओपनिंग कैपिटल। छवि जी अपोजिट लगता है, मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो पहले ये फॉर्मूला लगेगा, इसकी हेल्प से क्या निकल के आएगी? उसे यहां रखूंगा, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है टोटल एसेट, तो पहले कौन सा फॉर्मूला? इसकी हेल्प से क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल यहां रखेंगे और उसकी हेल्प से फिर एसेट। अगर क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है प्रॉफिट, तो पहले कौन सा फॉर्मूला? उससे क्लोजिंग कैपिटल यहां रखेंगे, उससे क्या निकलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक लिखो जरा। मोहन स्टार्ट बिजनेस with capital of rupees
इन्हें अंदर ही रख दे दोनों को। तो बेदार छोड़ दियो अंदर। अंदर ले बेटा। बोलो फिर से। मोहन स्टार्ट बिजनेस with a capital of rupees 50,000 full stop on 1 जून 2020 he borrow rupees 20,000 from his friend, rupees 20,000 from his friend, full stop. During the year he sold his personal investment of rupees 40,000 at 50% premium, of rupees 40,000 at 50% premium, and invest half the amount in business. Amount in business. Full stop. During the year, he paid school fees of his children rupees 30,000 from current account. करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का। फ्रॉम करंट अकाउंट, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द ईयर he withdraw rupees 3,000 per month for household purpose. He withdraw rupees 3,000 per month for household purpose. मैं अपना क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं कि बुक में बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, वो होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है ना। एक थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला मैं करके दिखा दूं। क्या बोला मैंने? हाउस होल्ड पर्पस, फुल स्टॉप। ऑन 31 मार्च there were balance of rupees 2 lakh in assets account. There were balance of rupees 2 lakh in assets account and balance of rupees 2 lakh in assets account and creditor stands in the book rupees 15,000 and creditor stand in the book rupees 15,000 एंड एसेट अकाउंट के बाद एंड क्रेडिटर स्टैंड या स्टूड इन बुक रुपीज 15,000। बस लिख लिया। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द
ईयर। कोई डाउट है? श्योर? तो सुनिए, अब क्या निकालना है मुझे? प्रॉफिट। तो पहले कौन सा फॉर्मूला? तो क्लोजिंग कैपिटल का पहले ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और फिर उसके बाद सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। सही है? जिसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट। ठीक है जी? कोई पढ़ेगा क्वेश्चन? पढ़, थोड़ी तेज आवाज में लेकिन। हाँ यही वाला तो। मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। तो ये क्या बना? ओपनिंग कैपिटल। बोरो मतलब उसने लोन लिया। लोन किस में आएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी में। सही है? अब देखो, उसके घर की कोई इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की, उसने 50% प्रीमियम मतलब प्रॉफिट होता है, 50% प्रॉफिट में बेचा। कितने में बेचा? अब मालिक अपने घर की कोई चीज बेच रहा है, उससे दुकान को कोई मतलब है? तो इस 8,500 को कहीं लिखना है? कहीं नहीं लिखना। आगे बढ़ो। इसमें से आधा पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया। अब बिजनेस को कोई मतलब है? मालिक से बिजनेस में पैसा आ रहा है, कितना? तो एडिशनल कैपिटल। आगे बढ़ो। बच्चे मालिक के हैं या दुकान के हैं? तो ये पर्सनल खर्चा है, दुकान का खर्चा है? पर्सनल खर्चा क्या कहलाता है? ड्राइंग। कितने स्कूल फीस पे की उसने? तो 30,000 बनी ड्राइंग। बेटा यहां ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, मान जाओ मेरी बात। स्कूल में फिर क्वेश्चन भी नहीं होता है, सुनते ही नहीं हो। आगे बढ़ो। 30,000 नहीं बोला बेटा मैंने, 3,000 बोला है। तो ये क्या बना? ये भी ड्राइंग बनी। कितने रुपए की ड्राइंग? 3,000, 36,000। साल में 12 महीने होते हैं, और हर महीने जून से क्यों? मैंने कब लिखा जून से बिजनेस शुरू हुआ है? मैंने तो नहीं बोला, मैंने बोला था ऑन जून ही बोरो रुपीज 20,000। बस यहां फुल स्टॉप था। फिर उसके बाद मैं बोल रहा था ऑन, हाँ जी, यही गड़बड़ होती है फुल स्टॉप आगे पीछे लगाने से। सही है? 36। आगे बढ़ो। एसेट्स हैं 2 लाख के। आगे बढ़ो। क्रेडिटर होते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। आगे बढ़ो। बस पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है? अरे तो दिस माइनस दिस क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल को लिखो नीचे, और यहां से मिसिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। भाई क्या मुश्किल है? ये तो मैंने टफ दिया, बुक का तो क्वेश्चन सीधा होता है इससे भी ज्यादा। जो इधर माइनस है वहां जाके जो प्लस है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग? नहीं निकाल सकते हैं भाई? 165 प्लस 66 माइनस 80 हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व यार। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, फिर बुक से होमवर्क में बुक वाले दूंगा। From following information
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टोटल लायबिलिटी। लिखो पॉइंट नंबर 1, इंटरनल इक्विटी 60,000, एक्सटर्नल इक्विटी पॉइंट नंबर 2 12,000, रेवेन्यू रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंडिचर 30,000। बस करोगे कोशिश? क्या मांगा है क्वेश्चन ने? टोटल लायबिलिटी है कहां टोटल लायबिलिटी? टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है, तो इसीलिए मैं एसेट माइनस लायबिलिटी नहीं लिखवाता हूं। समझ में आ गया? एसेट माइनस लायबिलिटी लिख दूंगा तो ये तो जीरो नहीं हो जाएगा। तो बुक वाला फॉर्मूला मैं फॉलो नहीं करता हूं। मैं क्या लिखता हूं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जब भी टोटल लायबिलिटी मांगे तो किसका अमाउंट निकालना है? एसेट। तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नीचे वाला, उससे क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी, उसे यहां रखेंगे, फिर एसेट्स करो। कैपिटल, इंटरनल मतलब इक्विटी मतलब कैपिटल हो गया, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। एक्सटर्नल इंटरनल ऐसे कैपिटल जो होती है, हाँ कैपिटल कहां बोली है मैंने? हाँ क्या नहीं दे रखी तो जीरो। जरूरी है मालिक दुकान के बीच में पैसे लगाए लगाए, या जरूरी है विड्रॉ करे? क्यों बेटा? नहीं है तो जीरो। दे तो रखी है मैंने इंटरनल कैपिटल इक्विटी। हाँ निकालो ना, वो गिवन नहीं होती कभी, तभी तो दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। जय श्री राम। हाँ 92,000 अभी चेक कराते हैं सर। करें, देखो सबसे पहले टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमसे टोटल लायबिलिटी मांग रहा है तो मतलब हमें टोटल एसेट्स निकालने हैं। तो पहले नीचे वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, और
क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या मांगा है इसने हमसे, तो एसेट्स ही निकालने हैं मतलब हमें, है ना। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है, एसेट के। एक्सटर्नल लायबिलिटी यही है। अब पढ़ो क्वेश्चन। इंटरनल इक्विटी मतलब कैपिटल दे दी, नहीं बताया कौन सी कैपिटल है तो ओपनिंग मान रहा हूं, कितनी है। फिर एक्सटर्नल इक्विटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी दे दी, कितनी है 12,000। एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी, ड्राइंग नहीं दे रखी। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू 50 30, तो इसकी हेल्प से क्या निकल कर आ गई, कितनी, इस 80,000 को यहां रखो और इसे एक्स करो, निकाल दो। क्या मुश्किल है बताओ, इधर माइनस है उधर जाके प्लस। क्लियर है शॉर्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन में से 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, ठीक है बेटा, ये फिक्स है। अम्मा नहीं नहीं नहीं, बढ़े आगे। अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने आज, इसका क्या करा है, शॉर्ट। एक और शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूं 4 नंबर में जो आएगा, पूरी उम्मीद है। कैश बेस एंड एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंट का, चैप्टर नंबर 4 से। जिन्हें नोट करना है फटाफट करो, मैं इसे रब करने जा रहा हूं। आज जो होमवर्क दूंगा मुझे अब कल सबका चाहिए, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं बहुत डीप थ्योरी में या बहुत डीप कॉन्सेप्ट में तो अब जा नहीं रहा हूं, क्योंकि बेसिकली मेरा मोटिव है बस होमवर्क लायक आपको बनाकर भेजना अभी तो, ठीक है। ये तो 6 दिन में तो सारा सिलेबस होने से रहा, तो मोटे तौर पर मैं मेन बात बता रहा हूं जिससे आप काम कर सको अपना, सही है। चैप्टर 4 कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। देखो एक तरफ लिख रहा हूं कैश बेसिस ऑफ अकाउंट और एक तरफ लिख रहा हूं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। ठीक है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस हो या एक्रूअल बेसिस, आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो बताओ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो एक तरफ लिखा मैंने रेवेन्यू, मैं अपनी भाषा में इसे इनकम कहता हूं भाई, और एक तरफ लिखा मैंने एक्सपेंस, ठीक है। एक तरफ लिखा रेवेन्यू और एक तरफ लिखा एक्सपेंस, ठीक है। अब रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंस मतलब खर्चा ही। अब देखो इनकम में सबसे मेन इनकम क्या होती है बिजनेस की, सेल। तो सेल कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है ना। सेल कैश भी हो सकती है और क्रेडिट सेल मतलब उधार की सेल भी हो सकती है। तो डिफरेंस क्या है, कैश बेसिस का मतलब होता है केवल पैसा आना इनकम है और पैसा जाना एक्सपेंस, दैट्स इट। उन्हें अकाउंट के रूल से कोई मतलब वास्ता नहीं है। पैसा आ रहा है इनकम मान लो, पैसा जा रहा है एक्सपेंस मान लो। तो क्या क्रेडिट सेल से पैसा आता है,
क्या पैसा जाता है? पैसा कहां जाता है क्रेडिट सेल से? उधार में सेल से ना तो कुछ आ रहा है पैसे में, ना पैसा जा रहा है। तो बेटा जब कैश बेसिस की बात आती है तो यहां क्रेडिट सेल नहीं लिखा जाता है, लेकिन एक्रूअल बेस का मतलब जब एक्टिविटी हुई तब इनकम माननी है, चाहे पैसा है ना है, तो माल चाहे कैश में बेचो चाहे उधार में, इसकी तरफ से दोनों सेल क्या है? इनकम है। पहला डिफरेंस, कोई डाउट है? वो कैश बेसिस, ये एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या मैंने समझाया था? पैसा आना इनकम नहीं होता है, काम करना इनकम है। मैंने माल दे दिया तुम्हें, इनकम हो गई, चाहे पैसा आए ना आए। दैट मीन्स चाहे माल कैश में दो चाहे उधार में, इनकम हो गई। अब वो केवल पैसा आने को इनकम मानता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, अब अगर कोई अदर इनकम है, क्या है? कोई अदर इनकम है, अदर इनकम रिसीव इंक्लूडिंग एडवांस। हमें तो यहां पैसा आने से मतलब है, किससे मतलब है? तो जो भी पैसा आ रहा है चाहे उसमें एडवांस इंक्लूड है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लिख दो इंक्लूडिंग एडवांस। यहां पर अदर इनकम रिसीव, तो जितना पैसा आता है वो सब इनकम होती है क्या? हाँ बेटा, जितना पैसा आता है वो सब इनकम होती है क्या? जरूरी नहीं है, हो सकता है इनकम और भी हो, पैसा ना आया हो। मैंने कई सारे बच्चे पढ़ाए, कुछ से फीस आई है कुछ से नहीं हो, है ना बेटा? तो इसमें एक्रूअल बेसिस में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो क्या क्या चेंज होगा, ध्यान देना। इसमें हमें जोड़नी होती है आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसे हम एक्रूड इनकम भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब होता है काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला, तो इनकम यहां पर काम करने पे मानी जाती है। तो यानी कि ये काम भी कर दिया, ये भी इनकम है। और इसमें से लेस करते हैं हम एडवांस इनकम। क्या लेस करनी है? ऐसे फाइनल इनकम बनेगी। तो अगर मैं थ्योरी बनाना चाहूं ना, इसके बेस पे हम थ्योरी भी याद कर सकते हैं, मैंने पहले करवाई भी थी, याद आ रहा है कि उसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस के लिए एडजस्टमेंट नहीं करी जाती है, इसमें एडजस्टमेंट। कोई डाउट यहां तक? सेम ऐसे ही वो एक्सपेंस पे आ जाते हैं। ये हो गई टोटल इनकम ए, टोटल रेवेन्यू ए, टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही बात करते हैं किसकी बेटा? एक्सपेंसेस की। दुकान का सबसे मेन एक्सपेंस क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स। तो कैश परचेज यहां भी आएगा और कैश परचेज भैया एक्रूअल में भी आएगा। क्रेडिट परचेज एक्रूअल में आएगा पर कैश बेसिस में नहीं आएगा। क्रेडिट परचेज, इसके अलावा अदर एक्सपेंस पेड इन एडवांस, अदर एक्सपेंस पेड इन कैश इंक्लूडिंग एडवांस। अदर एक्सपेंस पेड इन कैश इंक्लूडिंग एडवांस। पर इसमें हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस को क्या करना होता है? एडजस्ट। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जुड़ जाएंगे और एडवांस एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे। ऐसे आया, मेरा फोन है। बी, टोटल एक्सपेंस, बी टोटल एक्सपेंस। अब भैया प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? ए माइनस बी। नोट करो इसे जिनके पास नहीं है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, 4 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस में से। चांसेस 4 नंबर का आने के।
जिनके पास फॉर्मेट नहीं है नोट करो, मैं क्वेश्चन में यूज करके दिखाता हूं। अरे वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना यार। एक्सपेंस मुझे क्या पता, अदर एक्सपेंस के नाम पे वो मशीन दे दे, प्रिंटिंग, मशीन कह रहा हूं, प्रिंटिंग दे दे, सैलरी दे दे, रेंट दे दे, कुछ भी दे सकता है। अब मैं सारे नाम तो लिख नहीं सकता था, तो मैंने इसलिए क्या बोल दिया, अदर एक्सपेंस बोल दिया। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं लिखा? उधार में माल खरीदने पे पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो बस इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि वो उसका नाम क्या है, तो वो केवल कब खर्चा मानता है, जब पैसा जाए। क्या उधार में माल खरीदने पे पैसा जा रहा है? इसलिए नहीं लिखा। सही है। अब देखो यहां पर क्रेडिट सेल की जगह क्या आ सकता है, एक शब्द आ सकता है यहां पर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। पर हमारी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ये आ सकता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या आ सकता है, अमाउंट पे टू क्रेडिटर। पर हमारी बुक में बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है, मैंने इसलिए लिखवाया नहीं था। क्लियर है बात? पैसा जब जब जाएगा, खर्चा जब जब आएगा, कमाई कैश बेसिस के अनुसार। पैसा अब दो तरीके से आ रहा है, या तो उधार में कैश में माल बेच दो, या उधार का पैसा आ रहा हो, ठीक है बेटा। या तो कैश में माल खरीद लो, या पुराने उधार का पैसा पे कर दो। लेकिन इस बारे में हमारी बुक में एक भी पॉइंट दे नहीं रखा है, ठीक है जी। करो नोट। अभी क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, इसे रब कर ही नहीं रहा मैं, इसी में क्वेश्चन भरूंगा मैं। बेटा एक जना बुक दिखाना। तेरा क्या डिमांड थी तेरी? इलिस्ट्रेशन 4। हाँ भाई, इलिस्ट्रेशन 4 टफ है क्या वो? देखते हैं कैसी है, क्योंकि वही सबसे बड़ी है इसमें। चलो इलिस्ट्रेशन 4 ही भेज दो ग्रुप में। लो, अबे बाकी सब इससे छोटी है, इससे ज्यादा और किसी क्वेश्चन में है ही नहीं। बेटा फोटो खींच लो, इलिस्ट्रेशन 4 भेज दो ग्रुप में, और बस फिर छुट्टी कर दूंगा, आज होमवर्क देगा आज का। होमवर्क कर रहा है? नहीं कर रहा ना बेटा, कर ले यार। पर मैं तेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा, नंबर छीन लाएगा तो। आप कर रहे हो मैम होमवर्क? मित्तल साहब होमवर्क कर रहे हो? कोई चैप्टर छूट रहा है तेरा? कौन सा जो मुझे कराना है, एग्जाम में आना है? 3 और 4। 4 तो ये रहा, और 3 थ्योरी है, वो तो थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 यही है जो मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं 4 में, ठीक है ना बेटा। करें क्या? श्योर? चलो जी, कौन एक जना क्वेश्चन पढ़ रहा है? वैसे तो मैं ये कहूंगा सब लोग अपने लिए इस क्वेश्चन को पढ़ें।